तो काफ़ी सारे लर्नर सर ये बोलते हैं कि मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली और अब प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने के बाद तो मानो मेरे घर यूपीएससी एम्बेसडर कार आ ही जाएगी। सर ये तो कैसी बात है। प्रीलिम तो एक सिर्फ स्टेप है, उसके बाद मेंस भी तो देना है। और जितने लोग मेंस लिखते हैं उसमें 5% में से 1% इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होता है। ये ग्राफ विद्यार्थी मित्रों आपके सामने 2021 में करीब 9,000 लोगों ने प्रीलिम पास करके मेंस लिखी थी, उसमें से 1800 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया और उसमें से 700 लोग वो जाके फाइनल सिलेक्शन में आते हैं। तो अगर हम सिर्फ मेंस टू इंटरव्यू स्टेज भी देखें, लेस देन 20% लोग जाते हैं, तो 5 में से एक आदमी मेन से इंटरव्यू में पहुंचता है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस अपना प्रीलिम पास तो सिलेक्शन, वो तो है नहीं, मेंस नाम की एक बड़ी चढ़ाई आपको करनी है। अब आज का अपना ये जो वीडियो है उसमें बात ऐसी है कि लास्ट टाइम जो प्रीलिम 2022 विद्यार्थियों ने क्लियर की थी, उनके लिए अन अकेडमी ने प्रयास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई थी। अब उन बच्चों के सब स्कैन कॉपी हमारे पास है। तो उन्होंने क्या क्या गलती की थी, और ये सब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम पास की थी फिर भी जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें वो गलतियां कर रहे थे, वो क्या है उसकी आज हम मैं और अनुज सर चर्चा करने वाले हैं, विद स्पेशल फोकस ऑन हिस्ट्री। तो हम दिखाएंगे ये प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट वो भी मेंस आंसर राइटिंग में क्या गलती कर रहे हैं। यहाँ पर हम पूरा मॉडल आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो चीज अलग अलग बुक्स पीडीएफ कोर्सेज के अंदर आप देखें। सिर्फ और सिर्फ बात होगी कि गलतियां कौन सी है। यूपीएससी ने खुद कुछ गाइडलाइंस दी है, कुल मिलाकर 4 है। पहला, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, कंसाइज एक्सप्रेशन, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात करनी है। तीसरा, लॉजिक वाला ऑर्डर यानी तार्किक क्रम में बात करनी है। और चौथा की लैंग्वेज यानी भाषा शुद्धि होनी चाहिए। इन 4 पैमानों पर यूपीएससी आपका आंसर इवेलुएट करेगी, ये बात है। अब मैं अनु सर के पास जाता हूँ कि सर क्या ये सब बच्चों के पेपर आप चेक कर रहे थे, क्या गलती थी? सर सबसे बड़ी गलती तो यही देखने को मिली कि काफ़ी बार लर्नर क्या करता है दूसरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता है, कभी-कभी वो शब्दों की सीमा से परे भी चला जाता है। तो जैसे कि मैं कॉपीज़ को चेक कर रहा था तो काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला कि एक क्वेश्चन के आंसर को इतना कॉम्प्रिहेंसिव लिख दिया कि आगे फिर उसको आते हुए भी शायद क्वेश्चंस के आंसर को छोड़ना पड़ा। जैसे अगर आप बात की 2 स्लाइड्स को देखेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो उसने ओवर एग्जॉस्टिव लिख दिया। फ्लैश फ्लड पे क्वेश्चन आया तो एकदम कॉपी खाली थी क्योंकि उसके पास समय ही नहीं बचा होगा। उसके पास शायद या तो कंटेंट नहीं होगा या समय नहीं होगा। लेकिन आप जब एक क्वेश्चन के आंसर को शब्दों की सीमा के परे लिख देते हो तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचता है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल आपको अगली स्लाइड पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सरोगेसी एक्ट बिल के बारे में क्वेश्चन था। सर मैं श्योर हूँ कि कोई भी यूपीएससी लर्नर जिसने प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी हमारे प्रयास टेस्ट में आया था तो एटलीस्ट उसको इस एक्ट के बारे में पता होगा। लेकिन पीछे के क्वेश्चंस में वो इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका था कि यहाँ भी उसको ये क्वेश्चन खाली छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत कर देते हो। जैसे सर आप अपनी वीडियोस में कहते भी हो कि जिस विषय की और जिस प्रश्न की जितनी हैसियत है उसको उतना ही समय देना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये तो मतलब झटका देने वाली बात है कि सरोगेसी बिल वगैरह उस जमाने में तो काफी हॉट करंट अफेयर्स था। चाहे हम लोग देखें या अपनी मंथली आर्टिकुलेट मैगजीन या कोई भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी कुछ भी पढ़ के गया, उसको कुछ तो लिखने की होनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि उसको पता होगा, लेकिन उसका टाइम चला गया होगा, इसलिए उसको 2 प्रश्न छोड़ने पड़े। सो फ्रेंड्स, दिस मस्ट नॉट हैपन। कुछ और भी एग्जाम्पल कंटेंट में और लोग क्या गलती कर रहे हैं सर? सर ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन था कि यूरोपियन ट्रेवलर्स जो मिडिवल इंडिया में आए उनके बारे में देखना था। अब सर यहाँ पे 2 की पॉइंट्स हैं। एक तो है यूरोपियन ट्रेवलर्स, दूसरा है मिडिवल इंडिया। यहाँ पे जब ये लर्नर लिखना चालू कर रहे हैं तो ऊपर के 3 नाम तो इसने सही लिखे, अब्दुल रजाक के बारे में, डोमिंगो पायस के बारे में और बारबोसा के बारे में। अब ये तीनों विजयनगर एम्पायर में आए थे। लेकिन सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने हैंडसांग की बात की है। सर हैंडसांग ना तो यूरोपियन ट्रेवलर है और ना ही मिडिवल इंडिया में आया था। ये 7th सेंचुरी की बात है जब हर्षवर्धन के पीरियड में आया था। और ये चाइनीज ट्रेवलर है। तो ये एंशियंट इंडिया में आया हुआ ट्रेवलर है और ये चाइनीज ट्रेवलर है। अब सर इसमें इसमें सबसे बड़ी गलती मैं बताऊं अगर आपको, इतना लॉजिकल मिस्टेक इस बच्चे ने किया है। चलो हेनसांग को थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता हूँ मिडिवल इंडिया में आया था। तो हेनसांग तो एक बुद्धिस्ट ट्रेवलर था और 12th सेंचुरी तक आते आते बुद्धिज्म का भारत से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। क्योंकि पाल डायनेस्टी जब तक थी भारत में तब तक बुद्धिज्म की अच्छी खासी स्थिति चल रही थी। पाल डायनेस्टी जैसी डिक्लाइन हुई बुद्धिज्म भी डिक्लाइन होने लगा। तो कम से कम बच्चा इतना ही रिलेट कर देता कि 12वीं शताब्दी तक आते आते जब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है तब तक तो बुद्धिज्म का ही डिक्लाइन होने लगा था। तो फिर बुद्धिस्ट ट्रबल क्यों आएगा उस समय। उसी तरह से सर अगर एग्जाम्पल में सेकंड नंबर का भी देखूंगा फायान।
ये भी एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ट्रेवलर है और एक यूरोपियन ट्रेवलर नहीं है, मतलब कि ये एक चाइनीज ट्रेवलर है। तो सर यहाँ पे ये बहुत बड़ी मिस्टेक लर्नर ने करी और जो पूछा नहीं गया था उसके ऊपर बात कर ली, जिससे थोड़े अच्छे नंबर तो नहीं मिलते। बिल्कुल सर, अब मुझे लगता है क्योंकि 250 वर्ड्स और 15 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको लगा बस पन्ने भरने के लिए कुछ भी छाप लेते हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द इंटेलिजेंस ऑफ एग्जामिनर, वो उसको इरिटेट ज़्यादा करेगा कि भाई ये क्या चल रहा है। मैं कुछ खुद से एग्जांपल दूं तो इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में मित्रों सारा डेटा आपको याद रखना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको खास याद रखनी है, जैसे कि भारत का जीडीपी कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, और भारत का टैक्स टू जीडीपी कितना है, मतलब अपना जितना उत्पादन हो रहा है उसके मुकाबले सरकार को कर में कितनी आमदनी हो रही है। अब वो नंबर अराउंड 10 to 11% के आसपास होता है। अब जो कंटेंट होना चाहिए तो देखिए, जैसे एक प्रश्न पूछा था इसी टेस्ट के अंदर, और ये ऐसे बच्चों ने लिखा है जो प्रीलिम पास करके मेंस की तैयारी करें। पूछा गया था कि डायरेक्ट टैक्स में क्या ऐसे रिफॉर्म करें ताकि अपना टैक्स टू जीडीपी बेहतर हो सके। तो प्रत्यक्ष कर यानी आयकर, इनकम टैक्स, कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर, ये सब की बात करनी थी। तो एक तो इसके पास ढंग से डेटा नहीं है, उसने लिखा है भारत का टैक्स टू जीडीपी <15% है। अब पहली बात आप समझिए कि एक्यूरेट डेटा क्या है, 10 to 11% है। अब बाकी जो 2-3 अटेम्प्ट वाले बैठे हैं वो तो सब रट के आए हैं, तो उन सब के मैं पेपर जब देख रहा था इकोनॉमी वाला सेगमेंट, तो उन्होंने लिखा 10 to 11%, ये भाई साहब लिख रहे हैं 15 से कम है। मतलब ये क्या थोड़ा अंदाजा मार रहे हैं, तो इनका कंटेंट इतना क्रिस्प नहीं। जब ऑलरेडी मैंने दो अच्छे जवाब देख लिए हो तो फिर मुझे लगे भाई तुम क्यों रट के नहीं आए। सेकंडली, एक पैराग्राफ तो इन्होंने लिख दिया जीएसटी के बारे में, जबकि प्रश्न कुछ और बातें चल रही थी। तो वो भी, और जो हार्डकोर कंटेंट होना चाहिए वो सब मिसिंग है। सो दैट शुड नॉट हैपन। एक और एग्जांपल देखिए कि पीएम गति शक्ति और उससे इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न क्या है, उससे इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा। तो उस चीज की बात नहीं है कि हाँ वो आएगा आएगा, पर कैसे आएगा वो आपको बताना है ना। यू हैव टू लॉजिकली कनेक्ट द थिंग्स कि उससे रोड हाईवे बेटर होंगे, गांव गांव तक सब उन्होंने जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया उसको शहरों तक बेच पाएंगे, या फिर कि अच्छी जो सड़कें होंगी तो लोग कॉलेज स्कूल तक जा पाएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, जो कोई बीमार है उसको दूर हॉस्पिटल में ले जा पाएंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। सो लाइक दैट इट विल हेल्प इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो भी बेहतर करे वो सब इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समवेशी विकास करेगा। पर वो सब बात नहीं, बस अच्छा करेगा अच्छा, पर भाई कैसे, यू हैव टू इलेबोरेट दैट विद एग्जांपल। तो ये सब चीजें कंटेंट की कमी और दमखम लगा के कुछ लिखना नहीं, एफर्ट की कमी। तो एक तो चार आयाम है अच्छे मेंस आंसर की: कंटेंट, कंसाइज एक्सप्रेशन, कम शब्दों में बात करना, तीसरा है लॉजिकल ऑर्डर, और चौथा है लैंग्वेज भाषा शुद्धि। और ये हमने इजाद नहीं की, यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कि 4 पैमानों पर आपकी मूल्यांकन होगी। अब सेकंड सेगमेंट में चलते हैं और वो है कंसाइज एक्सप्रेशन यानी कम शब्दों में बात करना। कम शब्दों में बात करना, तो एक प्रश्न पूछा था हमने कि 5G एप्लीकेशन के बारे में लिखिए, उससे क्या फायदे होंगे अलग अलग। अब यहाँ पर आप देखिए कि 4G और 5G के अंदर उसने, ये पढ़ो आप, 4G 5G की तुलना में धीमा है, सामने लिखा 5G 4G की तुलना में तेज है, इसका स्पीड 10 to 100 Gbps, इसका मोर देन 100। अब ये ऐसी चीजें एक लाइन में समराइज हो सकती है, इसमें भाई साहब ने एक पन्ना ही भर दिया है। और अगर आप 250 वर्ड्स के अंदर ये सब ये खेल चल रहा है तो कैसे चलेगा। आपने बहुत सारी और भी बातें करनी, तो कंटेंट और कंसाइज एक्सप्रेशन की गलती है। और कुछ ऐसा ही हमें हिस्ट्री में भी सर ये देख रहा है, आप बताइए मुगल एम्पायर के बारे में। सर वो पिछले वाला उदाहरण देख के मुझे ये बात याद आ गई थी कि 4G 5G जो है वो 4G से तेज है। तो वो एक जो वेब सीरीज है पंचायत करके देख रहा है विनोद कि किस तरीके से एक ही बात को ट्विस्ट करके एग्जामिनर को पागल बनाए जा रहे हैं। तो सर ये वाला जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है, शुरुआत में इसने समझाया है जैसे कि इंट्रोडक्शन में फाउंडेशन बाबर के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई, अकबर के काल में मुगल एम्पायर फ्लरिश हुआ, क्लाइमेक्स औरंगजेब के पीरियड में आया। सर लगभग 40 वर्ड्स इसने 100, जो बच्चे ने 150 वर्ड्स में से लगभग 40 वर्ड्स तो भूमिका को बनाने में रख दिए, और यहां तक अभी डिक्लाइन की बात नहीं हुई है। प्रश्न जो है मेन उसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रश्न को आप परिचय दे रहे हो। अब आपको यहाँ पे पूरे मुगल एम्पायर के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। अगर 150 वर्ड्स का पूरा क्वेश्चन है तो आप जितनी जल्दी हो सके स्ट्रेट टू द पॉइंट आने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में भूमि, ऐसा लग रहा था कि भूमिका ही सेट हो रही है मुगल एम्पायर की। तो ये अगर हम किसी किताब की इंट्रोडक्शन को लिख रहे होते, ऐसे को इंट्रोडक्शन को लिख रहे होते तो ज्यादा बेटर लगता। लेकिन यूपीएससी में 150 वर्ड्स में जब स्पेसिफिक आपसे चीजें पूछी गई है
तो ये बातों से आप जब उसकी भूमिका सेट करते हो तो इतना रेलेवेंस नहीं होता है। बिल्कुल सर। और यही प्रस्तावना जो लंबी-लंबी एक और भी कुछ प्रश्न है बुद्धिज्म के बारे में, यहाँ पर भी क्या गलती है सर? सर यहाँ पे तो मतलब पिछले वाले क्वेश्चन अगर गलती थी तो इस वाले क्वेश्चन में ब्लंडर हुआ है। यहाँ पे बात की जा रही है कि पाल डायनेस्टी ने कैसे बुद्धिज्म का रिवाइवल करा। अब ये क्वेश्चन सर 2020 की यूपीएससी की मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैं पहले भी इस क्वेश्चन को कोट कर रहा था। तो पाल डायनेस्टी के समय बुद्धिज्म का रिवाइवल कैसे हुआ? सर इस बच्चे ने क्या करा है, 5 पॉइंट लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 में 5 पॉइंट देख पा रहा हूं लगभग। पांचों के पांचों पॉइंट में इसने बुद्धिज्म की डिक्लाइन को समझाया है। हम समझते हैं कि चलो आप डिक्लाइन को समझाओगे उसके बाद ही रिवाइवल समझने का एग्जामिनर को ज्यादा मजा आएगा कि पहले गुप्त एम्पायर के समय इसका डिक्लाइन हुआ, फिर पाल डायनेस्टी के समय इसका दोबारा से रिवाइवल हुआ। लेकिन डिक्लाइन को समझाने के लिए आपने 5 पॉइंट्स ले लिए, तो आप रिवाइवल को कब समझाओगे? हमारा जो मेन थीम है प्रश्न का वो है रिवाइवल के बारे में। हमारा मेन थीम जो है वो कहीं से कहीं तक भी डिक्लाइन के बारे में नहीं है। फिर आप ये बताने लगे कि गुप्त पीरियड में वैष्णववाद का काफी प्रोपेगेशन होने लगा था। तो आप एक ही स्टेटमेंट लिखते जिसमें दोनों तीनों बातें लिख देते एक साथ 4 पॉइंट की जगह कि बुद्धिज्म की डिक्लाइन के ये 3-4 कारण निकल के आए थे 1 पॉइंट में। उसके बाद डायरेक्टली आप पाल डायनेस्टी में बुद्धिज्म का कैसे रिवाइवल है उसकी तरफ चले जाते। तो सर इस प्रकार के प्रश्नों में यही होता है कि बच्चा जो होता है मैक्सिमम वर्ड्स लूज कर देता है ऐसे कंटेंट में जो एग्जामिनर ने पूछे। बहुत सही बात आपने की कि जो कंसाइज एक्सप्रेशन होना चाहिए, कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखनी है, उसकी जगह इधर-उधर वो लंबी-लंबी कहानी कर रहे हैं। मित्रों, ये सेगमेंट में अभी और भी गलतियाँ हैं, वो हम देखें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2023 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 6 महीने का अनअकैडमी का बैच बाइलिंगुअल रफ्तार, इंग्लिश में एक्सेलरेट। और अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगले के अगले साल, तो उसमें प्रीलिम और मेंस दोनों के कवरेज के लिए इंग्लिश मीडियम में आरंभ और बाइलिंगुअल में, माफ कीजिए, बाइलिंगुअल में आरंभ और इंग्लिश मीडियम में एक्सपीडिशन 18 महीने का बैच है। प्रेजेंटली विद डिस्काउंट कम प्राइस में सब चीज़ें मिल रही हैं। उसके रजिस्ट्रेशन लिंक, डिस्काउंट कूपन कोड सब डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका फायदा उठाए। अनअकैडमी चीज़ क्या है? ये ऐसी चीज़ है कि जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार होता है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके सारे पेड शोज अनलॉक हो जाएँ। चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सभी टॉप टीचर से पढ़ाई, लाइव लेक्चर भी, छूट गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी, डाउट सॉल्विंग के डेडिकेटेड अलग से क्लासेस, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मूल्यांकन के साथ विथ इवैल्यूएशन, अनअकैडमी के नोट्स 2.0 फॉर फास्टर रिवीजन, ये सब चीज़ आपको मिलेगी। और इसके ऊपर, ये तो हुआ प्लस पैकेज, इसके ऊपर अगर आप आइकॉनिक एड ऑन लेते हैं, वैसी चीज़ है कि अगर मैं और अनुज सर सुपर कोच हैं या सीनियर कोच हैं, तो जो असिस्टेंट कोच, वो आपका पर्सनल वन ऑन वन मेंटरशिप करे, फ़ोन कॉल द्वारा, डिस्कॉर्ड के अंदर टेक्स्ट सॉल्यूशन द्वारा, आपकी डेली आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस, डेली क्यूरेटेड कंटेंट, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, और सब लोगों को नोट्स का डिजिटल एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आप आइकॉनिक एड ऑन लो तो आपको प्रिंटेड नोट्स, अगर 1 साल या उससे ज़्यादा वाले आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो ये सब फैसिलिटी भी उसमें है। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुज सर, तो कुल मिलाकर 4 जो आयाम हैं अच्छे आंसर के, कंटेंट, उसमें हमने देखे लोगों ने क्या गलती करी। ज़रूरत से ज़्यादा लिख दिया तो बाकी का कंटेंट ही छूट गया, पन्ने ही कोरे हैं। कंसाइज एक्सप्रेशन, कम शब्दों में ज़्यादा बात करनी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इधर-उधर भटक के बातें की। तीसरा आयाम है लॉजिकल ऑर्डर यानी तार्किक क्रम। तार्किक क्रम में ये कुछ पूछा गया है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। सर बताइए यहाँ क्या गलती हुई है? सर यहाँ पे तो जैसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गांधीयन फेज, और बच्चा-बच्चा इस बात को जानता होगा कि 1915 में महात्मा गांधी की भारत में एंट्री हुई और 9 जनवरी को हुई और इसी को एनआरए डे के रूप में मनाया जाता है, और 1919 से महात्मा गांधी की रोनेट सत्याग्रह से शुरुआत हो जाती है। उसके पहले भी चंपारण वगैरह होते हैं। लेकिन 1915 अगर कट ऑफ डेट है कि महात्मा गांधी की एंट्री हो रही है, तो आप एओ को कैसे लिख सकते हो? मतलब ये तो मतलब चलो ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में आपने लिख दिया, लेकिन एओ यूम तो आप लिख ही नहीं सकते हो। अगर आपसे फॉरेन नेशनल्स का कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, तो एओ यूम का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इतिहास में अगर देखा जाएगा, लेट्स से उसको देखा जाएगा, तो वो कांग्रेस की स्थापना होगा। उससे ज्यादा बड़ा दूसरा कोई कंट्रीब्यूशन एओ यूम का इंडियन हिस्ट्री में शायद उतना बड़ा नहीं होगा। तो एओ यूम को आप कोट कर रहे हो फादर ऑफ कांग्रेस के रूप में, और आपसे पूछा गया है 1915 के बाद, महात्मा गांधी के आने के बाद क्या फॉरेन नेशनल का कंट्रीब्यूशन रहा। तो सर मतलब ये सर मुझे लगता है कि वही हुआ होगा कि पहले के प्रश्नों में इतना ज्यादा समय इन्वेस्ट कर दिया होगा कि यहाँ पे सोचने का समय ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर। और
दूसरी ये कि आज ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जमाना, तो हर चीज ऐसा स्क्रॉल अप जल्दी जल्दी कर लेते, तो आराम से पढ़ा भी नहीं होगा शायद कि गांधीयन फेज। देखिए इसने खुद अंडरलाइन किया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन नेशनल, तो बस उसको जो याद है छाप दिया। मेरे ख्याल से वो मीराबाई और दीनबंधु एंड्रूज और उन सब की कुछ बात करनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। और वैसे भी देखिए 250 वर्ड्स में लिखना है, तो नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख के पन्ने भरे जा रहे हैं। तो ये अगेन दिस इज एन इंसल्ट टू द इंटेलिजेंस ऑफ द एग्जामिनर। फिर उसको गुस्सा आ जाए ये देख के कि भाई क्यों तुम मुझे ये सिखा रहे हो। ये मैं दूसरा देख रहा हूँ सर, कुछ संगम लिटरेचर में भी गलती हो रही, क्या है? अब सर ये संगम लिटरेचर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। संगम लिटरेचर पहले जो इसके पहले की लिटरेचर थे, इसके पहले का जो साहित्य था, उससे किस तरह से डिफर करता है, या संगम लिटरेचर उसको किस तरह से अलग तरह से परिभाषित करता है। तो संगम लिटरेचर का जो कंपाइलेशन हुआ था वो 400 बीसी से लेके 300 बीसी के आसपास में इसका कंपाइलेशन हुआ था। अब यहाँ पे बच्चे ने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ वैदिक पीरियड वाज रिलीजियस इन नेचर, कि अधिकतर जो वैदिक लिटरेचर हुआ करता था उसका संबंध कहीं ना कहीं धर्म से ज्यादा था। फिर इसने एग्जाम्पल दिए नीचे, चार वेदास के जो कि हिंदुइज्म का वर्णन करते हैं। फिर इसने त्रिपिटका का एग्जाम्पल दिया है जो कि बुद्धिज्म से संबंधित है। अब आप जो है एग्जाम्पल वैदिक पीरियड का दे रहे हो, और वैदिक पीरियड में आप बोल रहे हो कि त्रिपिटका बुद्धिज्म का जो है वो वैदिक लिटरेचर है। तो त्रिपिटका कब से, जो बुद्धिज्म का लिटरेचर है वो कब से वैदिक पीरियड का होने लगा? त्रिपिटका पार्ट ही नहीं है वैदिक लिटरेचर का। पहली गलती तो ये। सर दूसरी गलती ये है कि बच्चा सोच नहीं रहा है, वो मेमोराइज नहीं कर रहा है, क्योंकि त्रिपिटका में भी कहीं ना कहीं धर्म की अपेक्षा ज्यादा वर्णन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के रूल्स का है। बुद्ध के अपने जो उन्होंने बातें कही थी उनका कंपाइलेशन है। जैसे कि हमें सुत्त पिटक में बुद्ध की बातों का कंपाइलेशन मिलेगा, विनय पिटक में हमें कंपाइलेशन मिलेगा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के रूल्स की, और अभिधम्म पिटक में हमको जानकारी मिलेगी जो फिलोसॉफी से रिलेटेड मैटर्स थे उसकी। जी सर, तो ये सब लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब उसकी मिसिंग है यहाँ पर। ये कुछ एक और चीज पूछी गई कि ब्रिटिश रूल की भारत के समाज पर डिफरेंशियल इम्पैक्ट, मतलब अलग अलग तबकों पर अलग अलग किस्म की असर हुई, उसके बारे में कुछ पूछा। यहाँ पर सर क्या गलती हो रही है? सर यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती कोई भी बच्चा करता है वो ये करता है कि प्रश्न को अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है, जो एग्जामिनर ने पूछा है वो नहीं समझता है। जैसे कि पीछे भी आपने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से रिलेटेड बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगी, वहां पे वो गति शक्ति योजना के बारे में ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगी वो नहीं बता पा रहे, जबकि मेन थिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसने वो मिस कर दिया। तो कई बार मैंने जैसे कॉपीज को देख चेक करते हुए ये भी जाना है, अधिकतर बच्चे खुद का इंटरप्रिटेशन करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रश्न को ठीक से पढ़ते नहीं है, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। जबकि एग्जामिनेशन उनकी कुछ 5 मिनट पहले ही वो कॉपी आपको दे दी जाती है, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको अच्छे से कंज्यूम कर लो, अच्छे से आप अटेंड कर लो। सर 5 मिनट में भी, मैं ये नहीं कह रहा 20 क्वेश्चन, लेकिन 10-12 क्वेश्चन पे तो राय बनाई जा सकती है कि आप लिखने के वाले हो। सरासर यहाँ पे वो हुआ नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन था कि ब्रिटिश रूल का अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ा था, मतलब डिफरेंशियल इंपैक्ट था। अलग अलग सोसाइटी पे, अलग अलग सोसाइटी की क्लासेस पे अलग अलग इंपैक्ट था। यहाँ पे उसने अलग अलग इंपैक्ट को दर्शाते हुए ना दर्शाते हुए उसने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी पे इंपैक्ट को बता दिया। पीजेंट पे ये इंपैक्ट था, किंग पे ये इंपैक्ट था, जमींदारों पे ये इंपैक्ट था, और सब पे सर नेगेटिव इंपैक्ट बता दिया। क्योंकि अधिकतर बार जब भी कोई भी ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ेगा वो खुद ही अज्यूम कर लेगा कि सभी भारतीय तबकों पे ब्रिटिश रूल का नकारात्मक प्रभाव ही रहा होगा। और अधिकतर बार बच्चों को यही आता है। अगर मैं किसी भी लर्नर से भी पूछूं कि ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था, नेगेटिव तो आप 5 पॉइंट बता दोगे, 10 पॉइंट बता दोगे, लेकिन शायद पॉजिटिव ना बता पाओ। इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पॉजिटिव भी बताओ और नेगेटिव भी बताओ, डिफरेंशियल इंपैक्ट बताओ। अरे भाई कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे भी तो थे जिससे ब्रिटिश रूल को जिसको ब्रिटिश रूल से फायदा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सर 1857 की क्रांति में जहां पे कुछ राजा लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, कुछ राजा ऐसे भी तो थे जो ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी वफादारी तब भी बनाए हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार के साथ 1857 की क्रांति में अगर उन्होंने वफादारी बनाई रखी, तो कहीं ना कहीं उनको ब्रिटिश रूल से फायदा हो रहा होगा, तभी तो वो वफादारी को कंटिन्यू रखे ना। कुछ जमींदार ऐसे थे जिनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट था, तो कुछ जमींदार ऐसे भी थे जिनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट था। और सर फिर मिडिल क्लास की बात कर ले अपन, मिडिल क्लास तो 1857 की क्रांति में न्यूट्रल ही रही थी।
ये प्रश्न तो यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है कि मिडिल क्लास ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये आंसर बिल्कुल सही है। मिडिल क्लास न्यूट्रल रही थी, उसने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो यहाँ पे आपको केवल नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखाना था, आपको पॉजिटिव भी दिखाना था, नेगेटिव भी दिखाना था, न्यूट्रल भी दिखाना था। लेकिन सर, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके एम्बेसडर कार की इच्छा रखने वाले जितने भी बच्चे थे, वो अपना इंटरप्रिटेशन जब लगा लेते हैं कि मैं तो अपने हिसाब से समझूंगा, मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा जो एग्जामिनर ने पूछा है, तो फिर उसका वही नतीजा होता है सर। बिल्कुल सही। और ये यही आजकल मुझे लगता है ट्विटर और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़माने में उसका कंसंट्रेशन एक चीज़ पर, कुछ माइक्रोसॉफ्ट या किसी ने रिसर्च किया था कि एक गोल्डफिश है, वो किसी एक चीज़ पर उसका 9 सेकंड तक अटेंशन रहता है, इंसान का उससे भी कम हो गया है। तो वही उसने ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, डिफरेंशियल इम्पैक्ट पूछा है उसने, बस ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी डिस्क्राइब, हाँ तो सब का नुकसान हो रहा था। तो ये तो जवाब में काफ़ी मार्क्स कटे होंगे इनके। कुछ और ये एक और चीज़ ऐसी दिख रही है, मेसोपोटामियम इन्फ्लुएंस ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सर ये क्या पूछा था? सर ये बेसिकली ये पूछा था कि काफी बार इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग आई, वो मेसोपोटामिया से आई। वो बोलने उनका बोलने का मतलब होता है कि इतनी शानदार टाउन प्लानिंग जो आई थी, वो केवल मेसोपोटामिया की देन थी। अब इस बच्चे ने क्या करा, शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लिखा कि इसने क्या करा, बता दिया कि अलग अलग थ्योरीज क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में। सर यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है एग्जामिन करो, और एग्जामिन जब आप करोगे, परीक्षण जब आप करोगे, तो आप एक कंक्लूजन तो दोगे। सर, एग्जामिनेशन अगर हम किसी भी चीज का करेंगे तो बाद में हमें एक कंक्लूजन देना होगा एग्जामिनेशन करके। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अलग अलग थ्योरीज को बता के कंक्लूजन अगर आप देखेंगे, दस टाउन प्लानिंग ऑफ आईबीसी वाज ऑलवेज बीन द टॉपिक फॉर डिबेट अमंग द हिस्टोरियन, इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एनी स्पेसिफिक रीजन ऑफ टाउन प्लानिंग। सर यहाँ पे एग्जामिन का मतलब ही आपको किसी कंक्लूजन तक पहुंचना है। यहाँ पे आपको बताना चाहिए था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे क्वेश्चन ने पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट, तो आपको या तो बोलना था टू लार्जर एक्सटेंट, या तो आपको बोलना था वेरी लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है टाउन प्लानिंग में मेसोपोटामिया का, या आपको बोलना था बिल्कुल ही कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप बोल रहे हो डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है। अरे, इंटरप्रिटेशन की डिफिकल्टी रही होगी तभी तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा किस स्तर तक आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। जो प्रश्न पूछा गया उससे दोबारा प्रश्न पूछ लिया सर हमने इस क्वेश्चन में भी। करेक्ट, हाँ मतलब यस। टू व्हाट एक्सटेंट तो आपको बोला, नो एक्सटेंट, कम एक्सटेंट, ज्यादा एक्सटेंट, यस कुछ डिग्री ऑफ चीज तो बतानी चाहिए कंक्लूजन में, सही बात है। ये भी एक गलती है। और ये कुछ और डेलहाउसी के बारे में सर आपने प्रश्न पूछा था, इसमें क्या गलती की उसने? सर ये जो दलोजी के बारे में प्रश्न था, इस बच्चे ने तो अच्छे आंसर को लिखा था, लेकिन अगेन यहाँ पे वही लिखा गया है परीक्षण। अब सर, दो तरह की विचारधाराएं चलती हैं। एक दलोजी की सपोर्टर्स है, दूसरे दलोजी के सपोर्टर्स नहीं है। और अगर हम इतिहास का बिल्कुल एकदम ठीक मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि लॉर्ड डलहौजी ने जितने भी कार्यों को किया था, भले वो रेलवे का डेवलपमेंट हो, टेलीग्राफ सुविधाएं हो, पोस्टल सर्विसेज हो, वो ब्रिटिश हित के लिए करा था सर। ऐसी जानकारी भी मिलती है कि ब्रिटिश मतलब जब कनाडा में रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी, ऐसी जानकारी भी मिलती है सर कि जब कनाडा में रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी, भारत में जो रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी, मतलब वो कनाडा से भी ज्यादा महंगी थी। तो जितने भी ब्रिटिश ने भारत में सुधार करे थे, रिफॉर्म्स करे थे, वो खुद के हित के लिए किए थे। एक तरफ जहां पे अमेरिका में और यूरोप में रेलवेज के आने के कारण उनका प्रगतिशील बने वो देश, वो डेवलप्ड हुए। दूसरी तरफ भारत में रेलवेज आने के चलते भारत गुलाम बना है सर। आजादी के पहले रेलवेज ने भारत को डेवलपमेंट की भूमिका नहीं निभाई। आजादी के पहले अगर रेलवेज ने भारत में कोई भूमिका निभाई है तो वो लूट की है। और आप किसी भी स्टैंडर्ड किताब को पढ़ोगे तो पहले तो उसने लॉर्ड डलहौजी का वो बताया होगा कंट्रीब्यूशन, और 100% एंड में उसका क्रिटिक करा होगा कि भाई ये पूरे काम तो दलहौजी ने कर दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको ब्रिटिश हित से दूर करके नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ पे पूछा गया एग्जामिन, आपको भी यही बोलना था कि इसके ये 3-4 कंट्रीब्यूशन है, लास्ट में स्टैंड लेते कि लॉर्ड दलहौजी ने जितने भी काम करे वो ब्रिटिश हित उसमें कहीं ना कहीं था। लेकिन यहाँ पे लर्नर ने जस्टिफाई कर दिया, जो एग्जामिनर ने पूछा है उसने, ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रिफॉर्म्स लॉर्ड डलहौजी कैन बी कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सर ये अगर जस्टिफाई करने को बोलता ना एग्जामिनर कि तू तो जस्टिफाई ही कर, लर्नर से बोलता कि तू तो जस्टिफाई ही कर कि लॉर्ड डलहौजी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया था, तो फिर हमें जस्टिफाई करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एग्जामिन पूछा है, आपको क्या लगता है, परीक्षण कीजिए और बताइए
अब परीक्षण में आप भावनाओं में बह के अगर बोल दो कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया था, अगर आपने उसमें वहां पे एनालिसिस नहीं दिया कि जो है ब्रिटिश इंटरेस्ट उसमें शामिल था, तो फिर सर इसमें उतने अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। सही बात है, मतलब एग्जामाइन करो और जस्टिफाई करो, वो चीज अलग है। उस हिसाब से उसका बॉडी में फ्लो जो चलता है आर्गुमेंट का, और कंक्लूजन जब हम लिखते हैं तो वो अलग होना चाहिए। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट सफिक्स, पुछल्ले शब्दों को नजरअंदाज करना, डायरेक्टिव वर्ड्स को नजरअंदाज करना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये कुछ आखिरी गलती अब क्या है ये यहाँ पर? अब सर ये मैं देख रहा था कि यहाँ पे इस बच्चे ने आंसर लिखा है, और एक अगर नजर में इसको कोई भी बच्चा देखेगा तो उसको पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होगी खुद को भी। यहाँ पे आप एग्जामिनर की लाइफ को आसान करने की कोशिश करो, जैसे अभी मृणाल सर कुछ सर थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि उसने 2 कॉपी अच्छी चेक कर दी होगी, और फिर आप ऐसी हरकत करोगे तो उसका पूरा मूड जो है खराब हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपका कंपटीशन काफी सारे बच्चों से चल रहा होता है। अगर उन्होंने आपसे बेटर देखा तो उनको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। सर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था उससे मतलब ही नहीं है। इस बच्चे ने लेके पूरा, आप देखिए सेकंड पैराग्राफ कितना बड़ा है। अब इस पे कंक्लूजन पे कैसे पहुंचू? मान लीजिए मुझे सर 15 सेकंड में राय बनानी है इस बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है, कितना गलत काम किया है। मैं राय बना ही नहीं पाऊंगा। कंटेंट तो अच्छा बिल है लेकिन मैं इसको पढ़ूं कैसे? मतलब इस प्रश्न को देख के एक इस तरह की वाइब आ रही है कि इसमें तो मुझे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छे से इसको देखना पड़ेगा, एक-एक स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। जब ऐसी वाइब आ जाती है सर, मतलब निश्चित तौर पे हम भी ह्यूमन्स हैं, हम भी कॉपीज़ को चेक करते हैं। जब 40 कॉपी चेक करते हैं, 41वीं में थोड़ा-सा होने लगता है। तो 41वीं कॉपी अगर इस तरह की आएगी तो थोड़ा उसमें कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर रीडेबिलिटी नहीं है, आप कीवर्ड को हाइलाइट नहीं कर रहे हो, आप उनको अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, मैं 15 सेकंड में अपनी एक ओपिनियन को नहीं बना पा रहा हूँ, तो फिर वहां पे थोड़ी-सी डिफिकल्टी हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ कम से कम उसने जो आर्गुमेंट्स उसके अलग-अलग हैं, उस हिसाब से तो ब्रेक डाउन करना चाहिए था। कुछ पैराग्राफ्स बना लेता, कुछ बुलेट्स बना लेता। बेशक ये आपने बहुत सही बात करी। और मित्रों, ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने असल में प्रीलिम पास किया है, और उसके बाद ये लोग हमारी ऑफलाइन टेस्ट में आए थे और उन्होंने ये जवाब लिखे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इनको अनुभव ही नहीं था, इनकी पढ़ाई नहीं थी और फिर गलती हुई थी। नहीं, प्रीलिम पास करने के बाद ये गलती हो रही है। तो अब सोचो, आप गलती करेंगे जो 2-3 अटेम्प्ट देकर बैठा है, जिसको अनुभव है, जिसने पहले भी मेंस में मार खाई है शायद, या इंटरव्यू में, तो वो तो गलती नहीं कर रहा होगा। एंड देयरफॉर ओनली 1:5 के चांस में आप हैं, आप मेंस से आपका इंटरव्यू कॉल आए। अभी भी हमारी ये मेंस एग्जाम खत्म हुई है, कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही दिनों में इंटरव्यू का फाइनल सिलेक्शन के कॉल आने वाले हैं। तो जिनका नहीं भी हो रहा है वो भी ध्यान रखिए कि उन्होंने क्या सिले मिस्टेक की होगी। खैर, आगे हम ऐसे और भी सीरीज बनाते रहेंगे। जो लोग अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं, या सिर्फ कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग के लिए हमारे साथ जुड़ना है, तो उनके लिए भी यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज हम ऑफर करते हैं। वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, कोड वगैरह और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक दिए हैं। वहाँ पर भी इस तरह से सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कस्टमाइज्ड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, हाई क्वालिटी मॉडल आंसर क्या हो सकता था, उसके अलावा टीचर्स द्वारा लाइव एनालिसिस भी कि ये ऐसे जवाब होने चाहिए थे, ओवरऑल लोगों ने ये गलतियाँ की हैं। ये सब का आपको फ़ायदा मिल सके। और हमारे साथ ऐसे टॉप एजुकेटर्स हैं, अनुज सर, और वो भी पेपर को देखकर आपको सब चीज़ें बताते हैं कि भाई ये ऐसे-ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो उस हाई क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का जो चीज़ है वो आपको मिल रही है व्हेन यू जॉइन फॉर आवर मेंस प्रोग्राम। खैर, ये जो अपना यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल है, इसमें ये तो पहली सीरीज़ हुई। इसके बाद अभी और ऐसे अलग-अलग, ये तो सिर्फ हिस्ट्री की बात है, और भी सब्जेक्ट में ऐसी गलतियाँ की होगी। उन सब की धीरे-धीरे हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड लेट्स क्रैक इट।